हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अभियोदय योजना में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। किड्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग नीट बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। नीट बायोलॉजी में हमने 2 यूनिट हम लोगों ने ख़त्म कर रखा है। कौन कौन सा? प्लांट फिजियोलॉजी और सेल सेल की जो यूनिट है वो ख़त्म कर रहे हैं। आज हम लोग एक नए यूनिट के साथ शुरू कर रहे हैं नीट बायोलॉजी। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो यूनिट फर्स्ट है, क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी, उसके जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसको हम लोग शुरू करेंगे। उसमें 4 चैप्टर्स हैं जिनको हम एक एक करके ख़त्म करेंगे। तो आज पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। मतलब ये पहला ही, इसको सबसे पहले ही पढ़ना था, लेकिन चीज़ें जिस तरह से हुई उसी तरह से हम लोग पढ़ें। तो यूनिट फर्स्ट में हम सबसे पहला है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। दूसरा जो है इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तीसरा जो है इसमें प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम। ये सारी बातों को हमको सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो लिविंग वर्ड से शुरू करते हैं। ये चैप्टर 2 दिन में 2 क्लासेस में ख़त्म हो जाएंगे, 2 लेक्चर में। और नेक्स्ट वाला फिर हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो शुरू किया जाए बच्चों। ठीक है। अब आ जाते हैं लिविंग वर्ड क्या है। तो अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर एनसीईआरटी पे आते हैं। देखो, लिविंग वर्ड की बात कर रहा है कि लिविंग वर्ड क्या है। लिविंग वर्ड मतलब जीव जगत जिसे कहते हैं। मतलब कि ये हर वो चीज़ जो होगी, मतलब कि जो कुछ इसकी इस तरह से हम कह सकते हैं लिविंग वर्ड को समझने के लिए कि हम लोग बहुत से डिफरेंट टाइप्स के इस संसार में ऑर्गेनिज्म देखते हैं। जैसे कि डॉग हो गया, ह्यूमन हो गया, उसके बाद प्लांट्स देखते हैं। ये सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखते हैं। कुछ उनके कुछ न कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होते हैं। जैसे कि हम अगर मान लो यहाँ पे एक प्लांट देख लिए और एक क्या देख लिए, एक ह्यूमन को अपने को कंसीडर कर लेते हैं। और यहाँ पे कोई मान लो फिश है, फिश को कंसीडर कर लेते हैं, फिश हो गया। और ऐसे ही बहुत से ऑर्गेनिज्म है, ले लिया हम लोगों ने। इंसेक्ट ले लो, इसमें इंसेक्ट हो गया, है ना। ये सब हम ऑर्गेनिज्म को ले लिए। तो इन सब में हमने ये देखा कि ये सब हम कह रहे हैं ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़े थे बच्चों ना, तो उसमें क्या पढ़ा? सेल, सेल से क्या बनता था? टिश्यू। और टिश्यू से फिर क्या होता था? टिश्यू से क्या होता था? आगे बढ़ते हैं। तो टिश्यू से क्या था? आर्गन। आर्गन से फिर क्या था? आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम था। तो ये कहने का मतलब ये ऑर्गेनिज्म है। और ये सिमिलर सिंपल टाइप के भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, और यूकैरियोटिक हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं। इसमें जो होता है कोई आर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है तो एनिमल में, या कोई या प्लांट में ही, या कोई जो होता है आर्गन सिस्टम होता है जैसे मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल के केस में होते हैं। तो हमने ये देखा कि लिविंग बीइंग, लिविंग वर्ल्ड को जो देख रहे हैं हम, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म देखते हैं। इनका हैबिटेट भी वेरी करता है। इतनी इतनी है जो ये सब ऑर्गेनिज्म है, इनके हैबिटेट भी वेरी करते हैं एडाप्टेशन के अकॉर्डिंग, जैसा जैसा जो यहाँ पे एक्चुअली इन जो सारे जो लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, उनको अगर कंसीडर किया जाए तो हम एक टर्म देते हैं इसको बायोडाइवर्सिटी। क्या कहेंगे बच्चों? बायोडाइवर्सिटी, या दूसरा इसको कहते हैं बायो वेराइटी। क्या कहते हैं? बायो वेराइटी। अब ये बायो डाइवर्सिटी क्या होता है? तो कहोगे इतनी लिविंग फॉर्म्स को जो हमारे चाहे कहीं भी हो, चाहे एयर हो गया, चाहे किसी भी फॉर्म्स को, लगभग जो जितने भी हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो टाइप्स हैं, जो वेराइटीज़ हैं, वो उनको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब ये जो प्लांट था ये एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ये भी स्पीसीज को, ये भी एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये एक तरह से क्या बता रहा है कि हमारे जो लाइव लिविंग वर्ल्ड है वो डाइवर्स टाइप्स के ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है। और वो हमको क्या बताता है? बायोडाइवर्सिटी कहता है, या वो क्या बताता है? बायो वेराइटी। अब आ जाती है कि दो बातें आती हैं कि लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं, और तो एक नॉन लिविंग भी होता है। जैसे बच्चों इसमें पढ़ा था हम लोगों ने, जैसे ही टर्म आता है तुम्हारा लिविंग, और एक होता है नॉन लिविंग। दो टर्म होगा ना, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद होगा, जब सेल पढ़ रहे थे तो उसमें एक स्ट्रक्चर बड़ा था ऐसे, मोटा सा जो स्ट्रक्चर बाहर वाला था उसको हम क्या कहते थे? ये मोटा वाली स्ट्रक्चर जो सेल की जो आउटर वाली, उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते थे। और उसके नीचे वाले क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते थे। तो ये वाला कैसा था बच्चों? ये नॉन लिविंग था, सेल वॉल नॉन लिविंग था। और ये कैसा होता? लिविंग था। तो कुछ यहाँ पे कुछ टर्म समझ गए कि हाँ ये कुछ टर्म ऐसे थे जो कि आते हैं एग्जाम्स में। अब यहाँ हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिज्म के कंसेप्ट में। ये तो सेल के रिस्पेक्ट में था कि फंक्शनल क्या है। जहाँ लिविंग आ जाए मतलब समझ जाओ वहाँ लाइफ है। लाइफ है मतलब क्या है? जिंदगी। क्या है? जिंदगी है।
ज़िंदगी है इसका मतलब है कि जो भी हम लोग ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ें करते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूडेड होंगी, कहीं ना कहीं होंगी। जैसे कि हम ज़िंदगी जीने की जीवन जीने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये जाहिर सी बात है ये भी करेगा। ज़िंदगी जीने के लिए हम लोग भोजन करते हैं, तो ये भी करेगा। अब ये आता है कि नॉन लिविंग फिर क्या करेंगे, तो क्यों हम नॉन लिविंग लिविंग से कंपेयर करना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? तो ऐसा प्रॉब्लम ये हुई है कि लिविंग और नॉन लिविंग में बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच कर जाती हैं, दोनों से क्या करती हैं, मैच कर जाती हैं। अब बहुत सारे जो चीज़ें हैं एकदम डिफिनिट बाउंड्री बनाती है कि वो केवल लिविंग की हो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट था, इस वजह से हम क्या करते हैं कि पहले हम लोग यही समझ लेते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में क्या क्या डिफरेंसेज हैं और क्या क्या सिमिलरिटीज़ भी है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर सरवाइव करना, तो सेल वाले चैप्टर में जस्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एटलीस्ट उसके पास क्या हो, सेल हो, क्या हो उसके पास, एटलीस्ट क्या हो, कम से कम एक सेल हो, कम से कम एक सेल हो, या प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इट डजंट मैटर, उसके बाद एटलीस्ट सेल हो। इसका ये मतलब है उसको क्या हो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, कम से कम अगर हो तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो। तो एक तो पहली बात है, ऐसा कहीं नहीं है इसमें होगा, ये बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होगी लिविंग की, वे क्या होगी, बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होगी। दूसरी बात होगी कि सेल के अंदर जो होता है, ये इसके अंदर हम लोग ग्रोथ पढ़े थे, अभी लास्ट प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में पढ़ा था हम लोगों ने, ग्रोथ पढ़े थे। तो ग्रोथ तो बच्चों ये था, देखो प्लांट के केस में कैसा था, प्लांट के केस में एक लाइन लिखी थी एनसीईआरटी ने, कैसा ग्रोथ होती है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, मतलब हमेशा होता है रहता है इसमें ग्रोथ। और इसमें जो एनिमल के केस में था कैसा था, डिटर्मिनेट ग्रोथ है, एनिमल के केस में कैसा था, डिटर्मिनेट ग्रोथ होता था। दूसरा और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, एनिमल के केस में हम लोग देख लिए क्या है, डिटर्मिनेट ग्रोथ देख लिए। फिर इसके बाद आगे आगे आते हैं, देखते हैं हम यहाँ पे, हाँ एनिमल वाला, एनिमल में कैसा था, डिटर्मिनेट था, डिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। फिर ग्रोथ हो गई, तो ग्रोथ हो गई। अब ये पूछा जा रहा है कि नॉन लिविंग की, तो ग्रोथ का क्या मतलब था, हमने वहाँ पे भी पढ़ लिया था कि जो लिविंग में ग्रोथ होती है क्या तो होती है, इंट्रिंसिक होती है। कैसा होता है, इंट्रिंसिक, मतलब कि अगर ये मान लो ये प्लांट की लीफ है, ये ग्रो कर रही है, तो इसके अंदर से ही सेल्स ग्रो कर रहे हैं ना, एक से दो, दो से चार बन रहे हैं, तो ऐसे को इंट्रिंसिक कहते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि बाहर से सेल इस पर अटैच होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, जैसे सेल ऐड नहीं होते ना। तो इस वाले में जैसे कोई मान लो ढेर है, कोई ऐसे है, तो उस पर क्या कुछ ऐड हो रहा है पार्टिकल, तो वो ऐसे ये भी मास में बढ़ रहा है, तो इसमें भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। लेकिन इसकी ग्रोथ जो होती है वो कैसा होती है, एक्सट्रिंसिक होती है बच्चों। कैसा होता है, एक्सट्रिंसिक, मतलब बाहर से ग्रोथ होती है, बाहर से कुछ चीज़ ऐड होते जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ग्रोथ हो गई। दूसरा एक बात और आती है, रिप्रोडक्शन। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर बनाती हैं। तो हम लोग इन्हीं सब के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो अब कुछ सिस्टमेटिक पढ़ते हैं कि कैसे मतलब लिविंग और नॉन लिविंग में हम अंतर करते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया हम निर्धारित करते हैं, जैसे कि एक तो हो गया क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक क्या होगा, ग्रोथ हो गया, दूसरा क्या, रिप्रोडक्शन हो गया, फिर कॉन्शियसनेस हो गया। ये सब इसके कंपेयर में हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं पहले तो जो कुछ पैरामीटर लेते हैं हम लोग। पैरामीटर क्या क्या होगा तुम्हारा, दो तरह के फीचर होंगे। एक फीचर होगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर। दो तरह के फीचर से हम क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। वो कौन कौन होगा, एक एक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दूसरा क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। तो जो जो डिफाइनिंग फीचर्स होता है, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। अगर दो बात होगी तभी उसको हम डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। पहले तो ये होना चाहिए कि फीचर्स प्रेजेंट इन, ये जो फीचर्स होंगे, फीचर्स प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और दूसरा ये भी होना चाहिए ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला क्या होना चाहिए
कि वो फीचर्स जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए कि वो जो जो फीचर्स है जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसे फीचर्स कोई है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, डिफाइनिंग फीचर। डिफाइन करता है, मतलब ये मोस्ट एक्यूरेट फीचर है। कैसा फीचर है? मोस्ट एक्यूरेट फीचर है। और ये क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये लक्षण दिखते हैं। तो लक्षण तो किसी में भी दिख सकते हैं ना, लेकिन एक्चुअल जो फीचर होता है, एक्यूरेट फीचर या एक्चुअल फीचर जो होता है, वो फीचर होता है डिफाइनिंग, क्योंकि वो फीचर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है। और उसकी एक खास बात और होती है, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं कि क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहला ही हम लोगों ने पढ़ा था, क्या 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 पढ़ा था बच्चों? ग्रोथ। पहला क्या पढ़ा था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्रोथ। दूसरा क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। और तीसरा क्या पढ़ा था? मेटाबॉलिज्म में एक था, हाँ मेटाबॉलिज्म। चौथा था तुम्हारा क्या? कॉन्शियसनेस, या मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा है आपका जो है मेटाबॉलिज्म, सॉरी मेटाबॉलिज्म तो हो चुका है, ये आ जाएगा आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ये 5 क्राइटेरिया हम रखते हैं। अब इनमें हम देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स जो हैं जो क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, और कौन सा। इस पांचों क्राइटेरिया को हम दोनों पे देखेंगे, लिविंग पे भी देखेंगे और किस पे देखेंगे, नॉन लिविंग पे भी देखेंगे। तो ग्रोथ के लिए बच्चों अगर बात करें तो लिविंग में होता है यस, इसमें भी यस, बस अंतर क्या होता है, ये क्या होता है इंट्रिंसिक होता है, ये क्या होता है एक्सट्रिंसिक। तो अब बताओ ये जो ग्रोथ क्राइटेरिया है ये कौन से फीचर्स फॉलो कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि डिफाइनिंग। तो अब यहाँ हम कह रहे हैं अगर डिफाइनिंग होगा तो देखो फीचर ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये ग्रोथ तो नॉन लिविंग में हो रहा है, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये जो फीचर्स हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, है ना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा, मतलब जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वही डिफाइनिंग फीचर हो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। दूसरी बात आते हैं रिप्रोडक्शन। नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते। लिविंग यस करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जो होते हैं स्टेराइल केस आपने देखा होगा, जैसे म्यूल हो गया, खच्चर हो गया, म्यूल हो गया, ये हो गया, स्टेराइल ह्यूमन हो गए, ये सब क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते थे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो लिविंग नहीं है, इसका ये मतलब फिर से आ गया फीचर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये फीचर नहीं था, कौन सा, रिप्रोडक्शन का फीचर जो है म्यूल में नहीं है, तब तो ये फिर डिफाइनिंग फीचर नहीं हो जाए। मतलब ऐसा फीचर हो जो कि एकदम एब्सोल्यूट या एक्यूरेट हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, किस में आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और फिर आ जाएगा, हम लोग क्या पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ये पहले देख लेते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म में सेल है बच्चों, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल है, क्या है, सेल है। सेल है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, क्या है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होता था बच्चों, मेन एरिया होता था जहाँ एंजाइमेटिक रिएक्शन होते थे। तो यहाँ एनसीईआरटी में सेल वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मेन एरिया वेयर क्या रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर, बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर, वेयर मेन एरिया है ये जहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर होते थे। इसका मतलब है कोई भी अगर जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मस्ट है कि उसमें बायोकेमिकल रिएक्शन इसके साइटोप्लाज्म में होने ही होने हो। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, दो तरह की प्रोसेस होती है, एक क्या होता है कैटाबॉलिज्म, एक क्या होता है मेटाबॉलिज्म को हम दो तरह से देख सकते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव होता है और एक क्या होता है कैटा, मतलब कट करना, कट करना का मतलब कैटाबॉलिज्म, और एनाबॉलिक मतलब आने वाला, मतलब सिंथेसिस करने वाला, एनाबॉलिक रिएक्शन। इन दोनों को मिला देंगे तो हम क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो कैटाबॉलिज्म में कट करने वाला मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जैसे कोई एक्स है, एक्स है, एक्स है, इसको तोड़ के क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। एनाबॉलिज्म में कुछ सिंथेटिक पाथवे होती है, इस तरह के होंगे। तो मेटाबॉलिज्म अगर देखा जाए तो ये होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये बहुत ही यूनिक फीचर है। नॉन लिविंग में ये नहीं हो, क्योंकि इंजाइम की बात होगी ना, तो ये यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे होगी। तो ये कौन सा फीचर होगा, ये यूनिक प्रॉपर्टी होगी। देखते हैं दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि नहीं। तो फीचर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यस, ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यस, नॉन लिविंग में नहीं होती है। तो ये आ गया तुम्हारा, ये वाले जो फीचर हो गए ये कैसा लिविंग का है। तो ये कैसे फीचर हो, डिफाइन डीएफ हो गया, और ये क्या होता है, सीएफ था। फिर इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिना सेल के लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। तो सेल तो है ही है, अगर सेल है तभी मेटाबॉलिज्म होना है, तो ये भी क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर हो गया। चाहे म्यूल हो चाहे कुछ भी ले लो, लेकिन उसमें तो क्या है, सेल से तो बना ही है ना, तो अल्टीमेटली क्या है, सेल तो है ही है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या होता है,
सेंस मतलब टूवर्ड्स द ए बायोटिक या बायोटिक फैक्टर का। अब जैसे कोई मान लो स्ट्रक्चर है, कोई मान लो प्लांट ही है, जैसे ये कोई प्लांट है, तो अब कह रहे हैं ये लिविंग है, सन की रेडिएशन आया, तो पढ़ा होगा तुमने फोटो पीरियाडिज्म, उसके अलावा फोटोट्रॉपिज्म, एक्जीन वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। अब फोटो ट्रॉपिज्म में से एक्जीन की खोज हुई थी। तो ये सब क्या एक तरह का सेंस ही दे रहे हैं ना, लाइट के रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उसके अलावा हम लोग तो बहुत कॉन्शियस है, हमें ह्यूमन एक ऐसा ग्रुप है जो अपने बारे में सब कुछ जानता है, मतलब सेल्फ कॉन्शियस है वो। तो ये भी एक तरह का यूनिक फीचर हो गया किसके लिए, लिविंग के लिए। तो ये क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर। हम लोगों ने क्या समझा बच्चों, हम लोगों ने ये कहा कि दो तरह के फीचर से हम लिविंग और नॉन लिविंग को बांट सकते हैं। वो कौन कौन से फीचर्स होते हैं, वो होता है कौन कौन से फीचर्स है वो, तो वो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, और दूसरा क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर्स जो होता है बहुत मोस्ट एक्यूरेट बताता है, वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और उसका कोई मतलब वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। दूसरा क्या होता है, और फीचर्स जो होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो ग्रोथ तो दोनों में होता था, तो इसलिए ये और ये दोनों क्या था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर CF थे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। ये दोनों थे क्या, DF थे, कौन, डिफाइनिंग फीचर। तो हम लोगों ने 5 एक्सपेक्ट पे देखा ग्रोथ क्या मतलब ये जो लिविंग और नॉन लिविंग को कंपेयर करके, कि ग्रोथ के टर्म में देखा तो ग्रोथ दोनों में हो रही थी। रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में तो नहीं हो रही थी, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं हो रही थी। तो दो फीचर्स में कोई एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं करेगा तो हम उसको CF में रख देंगे। अगर वो फुलफिल दोनों करता है तो हम क्या रखेंगे, इसमें DF में रखेंगे। क्लियर है। तो ये चैप्टर हम लोग लिविंग नॉन लिविंग में अगर पूछा जाए कि वो डिफरेंस बताओ, तो बताओगे कि हम 5 एस्पेक्ट पे देख सकते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। उसमें से ग्रोथ जो होता है दोनों में होता है, और रिप्रोडक्शन जो होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, CF फीचर कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और DBF किसे कहेंगे, मेटाबॉलिज्म अगर सेल है, सेलुलर है, तो उसका मतलब लिविंग होने के लिए, लिविंग स्टेट के लिए मेन एरिया जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें रिएक्शंस चलेंगे ही चलेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस होता है रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट स्टिमुलस, या कुछ भी ऐसे करके जो सेंस होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, रिस्पॉन्स देना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिस्पॉन्स होता है। तो ये इस तरह के CF और DF में हम लोगों ने बांट दिया। अब हम लोग NCERT की लाइन पे आते हैं, वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अगर ये सारे एक्सपेक्ट समझ के रख रहे हो, तो तुम्हें एकदम आसानी से वो समझ में आ जाएगा NCERT की लाइन में। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ये सही बात है, गलत बात है? यस, सही बात है। मतलब ये कह रहा है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, और कुछ नॉन लिविंग भी होते हैं, वो जो नॉन लिविंग होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, डेड नहीं ग्रो करते, ये भी नोट कर लेना, कभी आ सकता है एग्जाम में कि डेड ऑर्गेनिज्म, डेड जो होता है वो ग्रो करता है कि नहीं, कहोगे कि नो, डेड नहीं ग्रो करता। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि हाउ अंडर लिविंग वर्ड को देख के आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से देखा जाए, फ्रेश वाटर लाइक में, डिजर्ट में, इतने इतने डिफरेंट डाइवर्सिटी पे रहते हैं सब। और उसके बाद देखते हो फ्लावर, ये सब देख के कितना मतलब हमको ये सब एक्चुअली क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। ये सब क्या है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी है। तो ये कह रहे हैं कि और इन बायोडाइवर्सिटी है, तो एक स्पीसीज यहाँ है, दूसरा स्पीसीज यहाँ है, तीसरा यहाँ पे है मान लो, तो इन सब में इंट्रैक्शन भी होगा ना। तो कभी इंट्रैक्शन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव जीरो हो सकता है, इस तरह का इंट्रैक्शन हो सकता है। तो वही कहते हैं इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन एमंग द नंबर ऑफ पॉपुलेशन एमंग द पॉपुलेशन कम्युनिटी आर मॉलिक्यूलर ट्रैफिकिंग। ये तो है ही है, साथ साथ में सेल के अंदर जो होता है बहुत से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो आपस में इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं, और बहुत से मतलब मिलते जुलते रिएक्शंस होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं उस ऑर्गेनिज्म में, और किसी उसी टाइप के सिमिलर ऑर्गेनिज्म में भी वो रिफ्लेक्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन है टू इम्प्लीकेट। इसमें दो क्वेश्चन हम लोग देख देते हैं। पहला तो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, मतलब वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि क्यों है, हम लोग क्या लाइफ, व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ। तो ये फिलॉसफी वाले बताएंगे कि पर्पज क्या है लाइफ का। हम लोग एज ए साइंटिस्ट, एज ए बायोलॉजिस्ट हम लोग ये समझेंगे कि लाइफ क्या है, मतलब हम लोग के आगे की चीज़ है फिलॉसफी। एक तरह से अगर देखा जाए, मतलब अगर हम लाइफ समझ गए क्या है, तब हम बता सकते हैं क्यों है। समझिए। तो क्या है ये तो हम साइंस में पढ़ेंगे, अब क्यों है ये पढ़ना होगा, तो हमको क्या करेंगे कि क्यों, कि क्या पर्पज है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ इज। तो ये एज ए साइंटिस्ट हम लोग ये समझेंगे कि क्या है लिविंग या क्या है नॉन लिविंग या क्यों है ये बताएगा कौन, आगे वाली बात।
तो व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग के लिए हमने बताया कि दो कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, क्या क्या बच्चों, सी एफ और क्या, डी एफ। तो सी एफ में कौन कौन आता था, ग्रोथ और क्या, रिप्रोडक्शन। और डी एफ में कौन कौन आता था, बोलो, डी एफ में ग्रोथ हो गया, इसमें इसमें क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, इसमें क्या आता है, मेटाबॉलिज्म और सेल्फ कॉन्शियसनेस, और एक और है मेटाबॉलिज्म, सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ये अभी से वी ट्राई टू लिविंग वी कन्वेंशन लुक द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक बाय ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, माउंट सुटेबल रिस्पॉन्स, कमेंट ऑन माइंड। इसके अलावा क्या है ये फ्यू मोर फीचर्स, मेटाबॉलिज्म, ये सब कुछ हम ऐड करते हैं। तो वही वाली सारी बातें हैं जो हम लोग पढ़े। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, ये वन लाइन में यस या नो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, या फिर ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर ग्रो, ये यस, ये सही बात है। अब लेकिन नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं, तो ये है, पहले तो ये हो गया कि लिविंग ग्रो करता है, साथ साथ नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये वही बात है, इंक्रीज इन द मास, ग्रोथ का क्या मतलब हुआ, ये कह रहे हैं। तो ग्रोथ का मतलब है कि नंबर इंक्रीज कर दो और क्या, बायोमास बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, नंबर इंक्रीज कर दो और क्या कर दो, बायोमास बढ़ा दो। अब बच्चों अगर ये देखा जाए, प्लांट के केस में हम देख ले यही, और एनिमल के केस में देख ले, एनिमल के केस में देख ले, और क्या किसके केस में देख ले, प्लांट के केस में देख ले। और कोई बचा, हाँ, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मान लो, यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिज्म। प्लांट के केस में क्या हो, जैसे पत्ती है, ये प्लांट है, अब ये बढ़ रहा है, तो ये अब इतना बड़ा हो गया, तो ये क्या हो, इसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, नंबर सेल्स बढ़े, और दूसरा क्या, बायोमास भी बढ़ा, वेट भी बढ़ा, बायोमास भी बढ़ा। इसमें क्या हो रहा है, एनिमल में भी सेम चीज़ है, इतना बड़ा था अब इतने बड़े हो गए हम लोग, और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा, और क्या हो गया, साइज भी बढ़ा, मतलब बायोमास बढ़ा, बायोमास भी बढ़ा। इस वाले में एक ही सेल था, एक से दो हुआ, तो ये जो पहले सेल था अब वो ये दो में हो गया, आधा आधा हो गया, मतलब इसका अस्तित्व खत्म, ये इसका अस्तित्व खत्म, अब इसमें आ गया। तो इसमें जो ग्रोथ था एक्चुअली एक तरह का डिवीजन ही हुआ ना, ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू किसके हुआ, डिवीजन के, ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू किसके, डिवीजन के। तो डिवीजन का मतलब हो गया ग्रोथ, या मतलब इसको ये भी कह सकते हैं रिप्रोडक्शन भी, रिप्रोडक्शन इज इक्विवेलेंट टू ग्रोथ, ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू सेल डिवीजन, इसका ये मतलब है, मतलब एक सेल होगा तो इसमें नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, तो ये भी एक तरह का क्या ग्रोथ हुआ। तो मल्टी सेलुलर में तो बहुत आसान है कि ये बताना कि नंबर सेल, ये यूनिसेलुलर का ये है कि हमको नंबर अब इंक्रीज करेगा, तो उसको हमको देखना है। तो अब देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्या कहें, इंक्रीज द मास इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन सा, नंबर बढ़ाना और क्या, इंडिविजुअल का जो मॉस है और इंडिविजुअल का नंबर जो है बढ़ाना, ये ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, आगे बढ़ते हैं हम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ग्रो बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और उसी से ग्रो करते हैं। इन प्लांट, प्लांट के इसमें ग्रो बाय द सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूअस थ्रू द लाइफ, इसको क्या कहते थे बच्चों, इनडिटरमाइंड ग्रोथ। जो थ्रू आउट द लाइफ हो वो क्या होता है, इनडिटरमाइंड ग्रोथ। और जो एनिमल होता है उसमें सर्टेन एज तक होता है, उसको कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट ग्रोथ, डिटर्मिनेंट ग्रोथ, है ना। हाउ ए सेल डिवीजन कर इन सर्टेन टिश्यू रिप्लेस लॉस्ट सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। तो ये है ही है, तो सेल डिवीजन इसका यूनिसेलुलर के लिए सेल डिवीजन इक्विवेलेंट टू सेल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन इज इक्विवेलेंट टू सेल नंबर इंक्रीज। वन कैन ऑब्जर्व द इन विट्रो कल्चर सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप, इसको कहते हैं साइटोमीटर बच्चों, क्या कहते हैं, साइटोमीटर से हम क्या, नंबर ऑफ सेल, जैसे टिश्यू कल्चर एक इन विट्रो होता है, टिश्यू कल्चर में हम कहीं से क्या करते हैं, सेल को ले लें, सेल को एक मीडिया बना दें, मीडिया जैसे टिश्यू कल्चर में जनरली हम बनाते हैं एमएस मीडिया, कौन सा मीडिया, एमएस मीडिया, एमएस मीडिया हमने बना दिया। एमएस मीडिया से बनने के बाद क्या हो गया कि मुरैसी के स्कूल ने दिया था, अब यहाँ पे हमने सेल रख दिया, सेल डिवाइड कर रहा है 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कर रहा है, तो हम इसको माइक्रोस्कोप से देख लेंगे, और यहाँ पे साइटोमीटर एक होता है, उससे हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं या फिर क्या हो रहा है। तो उसमें क्या करते हैं हम माइक्रोस्कोप से, इन विट्रो कल्चर में, इन विट्रो कल्चर का मतलब कि आर्टिफिशियल कल्चर में, टिश्यू कल्चर में, इसमें ये बात कर रहा है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एनिमल्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एंड मल्टीपली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होना एकदम एक्सक्लूसिव इवेंट है मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ हायर, सब में नहीं, सब में क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी।
वन ऑफ द मस्ट रिमेंबर द इंक्रीज इन बॉडी नंबर मास इज कंसिडर एज ए ग्रोथ, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो, जैसे हमने ये कहा कि मास बढ़ेगा, बायोमास बढ़ेगा, तो इसको क्या कहेंगे, ग्रोथ हो रही है। तो यही कह रहे हैं कि नॉन लिविंग भी, जैसे कोई मान लो चट्टान ऐसे है कई सालों, 1000 साल या फिर कल कई 100 साल बाद ये धीमे 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 बढ़ता गया, तो इसकी साइज मास क्या हुई, बढ़ी ना, वेट तो बढ़ा ही, तो वो भी तो एक तरह का इंक्रीज ग्रोथ किया। लेकिन यहाँ पे यही ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ये वाला था, मान लो ये पहले इनिशियल वाला था, इस पर जो भी एडिशन होगा वो क्या होगा, अपर सरफेस से या आउट से कहीं जाके यहाँ पे इकट्ठा होगा, फिर ये लेयर बनेगी, ये लेयर ऐसे बनेंगे। तो इसको कहते हैं मास तो बढ़ रहा है, ये कैसा एक्सट्रिंसिक है, जो मास बढ़ रहा है वो क्या है, इंट्रिंसिक है। इसमें जो बायोमास बढ़ रहा था वो कैसा था, सेल के अंदर जो था, जैसे लिविंग वाला का अगर देखोगे, जैसे ये, तो इसके अंदर यही सेल्स डिवाइड होंगे, 1 से 2, 2 से 4 होंगे, तो इसलिए इसका सेल का जो ग्रोथ होगा उसका कैसा होगा, इंट्रिंसिक होगा। बॉडी नंबर मास सर्टेन ग्रोथ है, माउंटेन बोल्डर ये सब का भी होता है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ एग्जिबिट द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, ये कहाँ से, बाहर से एक्यूमुलेट कर लेता है मटेरियल को। सरफेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फॉर्म इनसाइड, इंट्रिंसिक होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से होता है, इंट्रिंसिक होता है। ये लिविंग का है, ये क्या है, नॉन लिविंग का, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ देयर फोर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, देखो आगे डीएफ नहीं है, डीएफ नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते, तो उसको कैसे कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब ऐसा नहीं है कि उसमें कैरेक्टर में नहीं है ना, तो इसलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते, क्योंकि नॉन लिविंग में भी होता है। और डिफाइनिंग फीचर के लिए हम क्या करते हैं, 2 फीचर्स होने चाहिए, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्रेजेंट इन ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बात तो यहाँ एक वाला फेल हो गया कि नॉन लिविंग में भी होता है। कंडीशन अंडर विच ऑब्जर्वेशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बी एक्सप्लेन्ड and then we understand the characteristic of living organism, a dead organism do not grow, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख लो इसको कि डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ग्रोथ के बारे में पढ़ा। ये अभी तक हम लोग क्या पढ़े, ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ के बारे में हमने ये देख लिया कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये नॉन लिविंग में भी पाई जा रही है। अब आते हैं हम लोग क्या, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में हम क्या जानते हैं कि रिप्रोड्यूस करना, अपने जैसे यंग वन को जनरेट करना। तो यंग वन जनरेट करना है तो यूनिसेलुलर के लिए तो वही सिमिलर बात होगी ना, यूनिसेलुलर की क्या बात होगी, वही सिमिलर बात होगी क्या कि जो डिवीजन करेगा सेल डिवीजन, वही क्या हो जाएगा, उसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा, वही बायोमास कह लो इंक्रीज करना, या हो गया नंबरिंग इंक्रीज करना। मल्टी सेलुलर में क्या होगा, नंबर ऑफ बायोमास क्या होगा, इंक्रीज करता है। तो उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर क्या डेवलप करते हैं, प्लांट बनाता है, या फिर क्या एनिमल के केस में एनिमल बनाएगा, इस तरह के इसमें होता है। बहुत से आदमी जब जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो रिप्रोड्यूस करें, बस इसका ये कंसर्न है, चाहे वो सेक्सुअली करे चाहे ए सेक्सुअली करे। In multicellular organism, reproduction refer to production of progeny, processing feature and modes are less similar. Sexual reproduction होगा तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगा बच्चों, तो थोड़ा थोड़ा न्यू कम्बिनेशन आएगा, तो अपने पेरेंट्स से वो कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा वेरी कर देगा। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा से थोड़ा थोड़ा क्या है वेरी करते हैं, वैसे ही वो केवल जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से है। इन्वेरेबली इम्प्लीकेटेड वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये किसके लिए होगा, सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी एक फीचर्स है, जो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो भी एक तरह का फीचर्स है, किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये देखो, लेकिन फंजाई मल्टीप्लाई स्प्रेड मिलियंस ऑफ द सेक्सुअल स्पोर, फंजाई जैसे कि फंजाई क्या करता है, एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, जैसे कोनिडिया ये सब बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स बहुत से बनाते हैं। उसके बाद अलावा है इन लोअर ऑर्गेनिज्म ईस्ट हाइड्रा बर्डिंग, जैसे ईस्ट होता है, ईस्ट में बर्डिंग होती है, जैसे ऐसे ये बर्ड बन जाता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटा ना ईस्ट, इसमें बर्ड बन जाएगा, ये नया बन जाएगा। ऐसे हाइड्रा में है रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा, जो कट हो जाए, जैसे टेंटिकल्स वगैरह ये सब ऐसे कट हो जाए जिसमें न्यूक्लियस वो नया बन जाएगा, तो इस तरह का क्या होगा, बर्डिंग होती है। प्लेनेरिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होता है, रीजनरेशन पावर प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बच्चों जिसमें क्या होता है, रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। प्लेनेरिया में रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, हाई रीजनरेशन पावर ऐसे होता है प्लेनेरिया, इसे होता है बेचारा, ये प्लेनेरिया। तो इसमें क्या होता है, रीजनरेशन पावर अगर कट कर दोगे तो नया बन जाएगा, ऐसे रीजनरेशन। इन फ्लैट वन वी ऑब्जर्व द ट्रू रीजनरेशन, इसमें देखो कह रहा है कि ये ट्रू रीजनरेशन, फ्रेगमेंट ऑर्गेनिज्म रीजनरेट इन लास्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम ए न्यू ऑर्गेनिज्म। द फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा ऑफ मास हो गया, चाहे फंजाई हो गया चाहे फिलामेंटस एल्गी, ऑल आर इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। इन सब में क्या होता है, फंजाई हो गया तुम्हारा,
और क्या हो गया, फिलामेंटस एल्गी हो गया, फिलामेंटस एल्गी। जैसे कोई बताओ फिलामेंटस एल्गी का नाम, फिलामेंट में जो जो चेन में है, बताओ। एना बीना हो गया, नास्टॉक हो गया, ये सब क्या फिलामेंटस एल्गी है। प्रोटोनीमा आप हो गया, प्रोटोनीमा आप मॉस, ये सब जो तुम्हारे हो गए, ये किससे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। तो ये पूछा जाता है कि बताओ फ्रेगमेंटेशन से किससे, ये हो गया। ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाई फ्रेगमेंटेशन व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एल्गी या अमीबा। यूनिसेलुलर एल्गी क्या है, क्लोरेला। जैसे यूनिसेलुलर एल्गी ग्रीन एल्गी है, क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गी जो सिंगल सेल प्रोटीन में यूज होता है, 12 के चैप्टर में हम लोग को पढ़ेंगे। यूनिसेलुलर एल्गी यहाँ नोट कर लोगे क्या है, क्लोरेला, ये एक ग्रीन एल्गी है। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन में बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इतना ही जानो कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। अब आगे देखते हो हम लोग, देखते हैं हम लोग क्या, वेन कम टू बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एल्गी अमीबा रिप्रोड्यूस सिनोनिमस विद ग्रोथ। मतलब इसमें क्या होगा, जो जो डिवीजन है वो सिनोनिमस है ग्रोथ का। क्यों, क्योंकि वो एक ही ऑर्गेनिज्म है, तो अब इसमें ग्रोथ किसको करेंगे, हम लोग जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उसमें न्यू सेल्स ऐड होते थे, यहाँ पे ये खुद सेल इसमें दो में चला आया, तो उसको क्या कहते हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, मतलब रिप्रोडक्शन सिनोनिमस विद द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइन द ग्रोथ इक्विवेलेंट टू इंक्रीज द सेल नंबर एंड और मॉस। सेल नंबर बढ़ सकता है या फिर मॉस बढ़ सकता है। हेंस नोटिस द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूज ऑफ दिस टू टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि म्यूल, ये पूछा जाता है, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स या ETC, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं किसी वजह से, जो कोई प्रॉब्लम हो। तो जैसे मील तो हो, मील तो क्या इंटरस्पिक से बनता है, तो वो क्या होता है, वो फर्टाइल नहीं होता। तो इसको लिविंग मानोगे कि नहीं मानोगे, ये तो लिविंग मानना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ये जो तो इसका ये मतलब अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं लिविंग, मतलब नॉन लिविंग की बात आ गई। मतलब कुछ इस तरह का आ गया कि जो तुरंत थोड़ा नॉन लिविंग की तरफ शिफ्ट कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो ये तो जो DF का फीचर था, DF का फीचर क्या था कि ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरा क्या था, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ये तो बच गए, क्यों, म्यूल, स्टेराइल वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये सब तो बच गए। तो इसका ये मतलब होगा ये भी क्या हो जाएगा, CF की DF, तो ये हो जाएगा CF। रिप्रोडक्शन भी एक तरह का क्या हो गया, CF हो गया, क्योंकि ये एक्सेप्शन आ गए यहाँ पे। कैन नॉट ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ कोर्स नो लिविंग ऑब्जेक्ट इज केपेबल टू रिप्रोड्यूस। भले से नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन सभी तो नहीं कर रहे हैं। तो DF का जो दूसरा फीचर्स है, कौन सा फीचर्स है कि प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये फेल हो गया यहाँ पे। तो इसलिए फिर इसको क्या कहते हैं, CF। अभी तक हम लोग बच्चे क्या पढ़े, दो चीज़ें पढ़े कि जो डिफाइनिंग फीचर थी वो क्या थी, ग्रोथ और क्या, रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ में हमने ये देखा, ग्रोथ ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने ये देखा, और दूसरा क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, रिप्रोडक्शन। तो ये हमने, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ा, ये दोनों क्या है, CF है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मतलब लिविंग की भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकती है, नॉन लिविंग की भी। ये नॉन लिविंग में आ गया, इस वजह से इसको हम लोग छोड़ दिए, DF नहीं रखें। रिप्रोडक्शन में क्या होगा, लिविंग में कुछ ऐसे थे एक्सेप्शन आ गए जो नहीं थे, जैसे न्यूल हो गया, और वर्कर बी हो गई, और क्या हो गया, वर्कर बी हो गई, और तो आपका इनफर्टाइल ह्यूमन हो गया, ह्यूमन कपल्स हो गया। तो ये जो हो गए, ये सब एक्सेप्शन आ गए। तो प्रेजेंट इन ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म DF का फीचर था, ये भी फेल हो गया। इसलिए इन दोनों का हम क्या कहते हैं, CF फीचर। तो CF फीचर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग DF के लिए, देखते हैं अगला क्या है। Another characteristic लाइफ इज द मेटाबॉलिज्म। अब आ गया मेटाबॉलिज्म। तो बच्चों हम लोग अभी पढ़े हैं कि मेटाबॉलिज्म अगर किसी के अंदर, बॉडी के अंदर है, इसका मतलब वो लिविंग है। क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि रिएक्शंस चल रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहा है। जैसे कोई X है, ये चेंज हो जाएगा किसमें, Y में। X को Y में चेंज करने के लिए कोई इंजाइम E था, क्या था, कोई इंजाइम E था। तो ये रिएक्शन चल रहा है ना, तो अगर Y सिंथेसिस हो रहा है तो इस रिएक्शन को कहते हैं क्या, एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। अगर Y से फिर किस में चेंज है, X में, और वो भी किसी E2, ये E1 था मान लो, ये E2 रिएक्शन की वजह से X सिंथेसिस हो रहा है, Y से X सिंथेसिस हो रहा है, मतलब ये वाला सिंथेसाइज हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसका ब्रेक डाउन होकर फिर से ये बन रहा है, तो इसको कहेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस। और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इसको कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये बच्चों कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर। हमने यहाँ एक रिएक्शन दिखाया, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन एक साथ चलते हैं सेल के अंदर। थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन सेल में एक साथ चलते हैं।
समझ गए। तो सेल के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे ये एक सेल की ही बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर हो चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो चाहे कुछ भी हो, उन सब में ये जो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शन हमेशा चलते रहते हैं। अगर ये ना चलेंगे तो ये जो सेल है वो लाइव नहीं कहलाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर सेल को फिक्स कर दोगे, एक जगह रोक दोगे, कहोगे कुछ मत करो, तब भी ये सब बायोकेमिकल रिएक्शन चलते रहेंगे। मतलब मेटाबॉलिज्म इज द मस्ट है, कंपलसरी है, उसमें कुछ न कुछ। हाँ, ये कर सकते हैं आप कि इन सब रिएक्शंस को स्लो डाउन कर सकते हैं। स्लो डाउन का मतलब जैसे कैटाबॉलिक को स्लो कर सकते हो, एनाबॉलिक को स्लो कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ये कुछ चेंजेस करके, जैसे इन्वायरमेंटल, लेकिन रोक नहीं सकते। इसको रोकोगे तो फिर क्या हो जाएगा, लिविंग नहीं हो पाएगा, वो मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूनिक फीचर है। तो ये अब सभी, सबसे अच्छी बात ये है कि मेटाबॉलिज्म में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। पहला डीएफ का पहला फीचर हो गया। दूसरा है प्रेजेंटिंग ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, मेटाबॉलिज्म को डीएफ क्या कर लेंगे, डीएफ। मतलब ऐसे रिएक्शन जो हमारे सेल में थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन हमेशा साइमल्टेनियसली एक साथ चलते रहते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि एक 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 कंडीशन देते हैं कि एक एंजाइम था, मान लो जैसे स्टार्च दे दिए, क्या दे दिए, स्टार्च। और यहाँ पे जो सलाइवा होता है हमारा, जो लार होता है जिसको सलाइवा कहते हैं, मुँह से सलाइवा जो होता है अपना, ये यूज किए। एक टेस्ट ट्यूब ले लिए, टेस्ट ट्यूब ले लिए, यहाँ पे स्टार्च, कोई चावल या मान लो कुछ भी ले लिए, आयोडीन से टेस्ट करते हैं स्टार्च का, स्टार्च डाल दिया उसमें, अपना क्या किया, सलाइवा डाल दिए। जब सलाइवा जब अपना इंसर्ट कर दिए इसमें, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे वो जो रिएक्शंस माउथ में चल रही थी, ये रिएक्शन कहाँ चलती थी, स्टार्च किस में चेंज हो जाता है, माल्टोज में। किसमें, माल्टोज में चेंज हो जाता है। सलाइवरी एमाइलेज था यहाँ पे, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम था। कौन सा एंजाइम था, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम था जो कि हमारे माउथ में, और ये यहाँ पे क्या करता था, ये वर्क करता था, एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता था। माल्टोज में चेंज हो गया ये। अब बच्चों अगर स्टार्च को हम एक टेस्ट ट्यूब में रखें, किस में रखें, टेस्ट ट्यूब में, स्टार्च को हम किस में रखें, टेस्ट ट्यूब में रखें, और क्या करें, सलाइवा को हम क्या करते हैं, इस तरह का कंडीशन दे दें, सलाइवा इसमें डाल दें, तब भी क्या हो रहा है, माल्टोज में चेंज हो रहा है। तो हमने कहा ये तो देखो ये कैसा रिएक्शन था, टूट रहा था ना, तो कैसा रिएक्शन था, कट हो रहा था, कट हो रहा था। इसका मतलब ये कैसा रिएक्शन था, कैटाबॉलिक रिएक्शन था। ये कैसा रिएक्शन था, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन था, ये तो टेस्ट ट्यूब में भी हो रहा है। मतलब इसको हम कहते हैं, जो सेल के बाहर होता है बच्चों, उसको कहते हैं इन विट्रो। क्या कहते हैं, इन विट्रो। जो सेल के बाहर रिएक्शन होता है उसको कहते हैं इन विट्रो। और विद इन द सेल, जो जैसे ये सेल के अंदर हो रहा था, मतलब हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इन वीवो। क्या कहते हैं, बॉडी के अंदर अगर होगा तो इन वीवो कहेंगे। सेल या फिर बॉडी के बाहर होगी तो उसको कहेंगे इन विट्रो। तो ये रिएक्शन जो था, ये तो हमने कहा कि सारी रिएक्शन मेटाबॉलिज्म जो सेल के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों ये जो रिएक्शंस है वो सिमिलर है किसके, एकदम एग्जैक्ट ये है। तो ये जो रिएक्शन है वो लिविंग है, अब भले से इन विट्रो कंडीशन में हो रहा है। तो ये कंसीडर करना हमको कि मेटाबॉलिज्म जो होता है आउटसाइड भी सेल हो सकती है, यस हो सकती है, और ये एक तरह का डीएफ फीचर ही मानेंगे हम। क्यों, क्योंकि वो मस्ट है यहाँ पे। अब भले से आप उसको बाहर कर सकते हैं, लेकिन वो जो हो गई वो डीएफ की ही कैटेगरी में आएगी। ठीक है ना। तो आप यहाँ समझ लिया। अब हमको और एनसीईआरटी से हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ क्या कहना है कि ऑल लिविंग अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर लाइव मेटाबॉलिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ केमिकल। सही बात है। दिस केमिकल स्मॉल एंड बिग, छोटे भी हो सकते हैं बड़े, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड चेंज। मतलब अगर एक्स से वाई हो रहा है, वाई से जेड हो रहा है, तो हमेशा ये, और फिर ये कुछ ऐसे रिएक्शंस थे जो मान लो यहाँ पे ए से बी, बी से फिर एक्स, तो हमेशा वाई बन रहा है, वाई फिर जेड में, ये मतलब हमेशा चेंज होते रहते हैं और रिप्लेस होते रहते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं। दीज कन्वर्जन केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो कन्वर्जन हो रहा है इसी को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब इसमें कैटाबॉलिक भी एक हो सकता है, कोई एनाबॉलिक भी हो सकता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। थाउजेंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक ही साथ चलते हैं, मतलब इतना कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं कि मतलब कि बैलेंस करके एकदम चलते हैं। बी दे, जैसे जो ये रिएक्शन चलते हैं उसको रहने दीजिए, चलने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मतलब ये यूनिसेलुलर में भी ऐसा ही हाल है और किसमें, मल्टी सेलुलर में ऐसे थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन चलते हैं। जैसे हमारे सेल के अंदर वो ग्लाइकोलाइसिस चलती है, फिर उसके बाद पेप साइकिल, उसके बाद वो तुम्हारा पेंटोज फास्फेट पाथवे चलता है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन चलते हैं, और ये सब बहुत से ऐसे रिएक्शन होते हैं साइमल्टेनियसली। अब सेल अपने दिमाग से इस तरह का करता है कि किसको बढ़ाना है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह से। जैसे अगर मान लो इसको
फोटोसिंथेसिस करनी है, कोई फोटोसिंथेसिस प्लांट के केस में फोटोसिंथेसिस करनी है, उसको NADPH ज़्यादा, NADPH2 की ज़रूरत ज़्यादा है, तो लाइट रिएक्शन को जल्दी जल्दी चलाएगा ताकि NADPH2 बने। ATP बहुत ज़्यादा चलेगा तो रिस्पायरेटरी पाथवे चलाएगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन ज़्यादा तेज करेगा। इस तरह से वो क्या करता है, अपने को सेटअप करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिट मेटाबॉलिज्म। सभी प्लांट्स, माइक्रोब्स, क्या क्या लिखे हैं, प्लांट्स माइक्रोब्स में क्या बैक्टीरिया आ गए हैं यहाँ पे, प्रोटिस्टा, ये सब हो गए, जितने भी लिविंग हैं सब करते हैं। सम ऑफ द टोटल केमिकल रिएक्शन अकर इन द आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। किसको किसको इंक्लूड करता है, जितने भी रिएक्शन चलते हैं हमारे, जो हजारों लाखों जो भी चल रहे होंगे, सबको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी, ये बताओ, देखो ये आ गया कौन सा, DF का फीचर है, ये इसका फीचर डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड, ये डिमॉन्स्ट्रेट दिखाया जा सकता है आउटसाइड द सेल, लेकिन वो क्या होता है, सेल फ्री सिस्टम में दिखाया जा सकता है। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म इन द टेस्ट ट्यूब इन आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। हेंस व्हाइल द मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर, डिफाइन इज अ डिफाइनिंग फीचर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, ये लिविंग रिएक्शंस हैं। तो वही टेस्ट ट्यूब वाला जो हम लोग बताया वो है। Hence, cellular organization of the body is a defining feature of life form। बिना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक बार हम लोग सेल में पढ़े थे कि कौन, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या था, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। क्या है बच्चों, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसी के अंदर क्या है, तुम्हारा साइटोप्लाज्म है, जो कि क्या करता है, मेन एरिया होता है रिएक्शन से करने का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं कॉन्शियसनेस की। Perhaps most obvious or technical complicated features of all living organisms is the ability to sense their surrounding and environment। अगर पूछा जाए प्लांट करते हैं कि नहीं, यस करते हैं, प्लांट भी करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट होता है, कर्वेचर मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट होते हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं। उसके अलावा जैसे छुई मुई देख रहे हैं, सिस्मोपुदीता, जिसमें सिस्मोनास्टिक मूवमेंट होता है ना। तो वो भी एक तरह का क्या करता है, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट में टच मी नॉट उसका नाम है। तो टच करने पे क्या होता है कि उसमें जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है, और फिर क्या होता है, वो लूज हो जाता है। फिर कुछ देर बाद क्या होता है, उसका हिंदी में कहते हैं लाजवंती कहते हैं उस पौधे को। तो इस तरह का वो सेंस देता है। और उसके अलावा आप देख लो कि जो लाइट है, अगर लाइट पड़ रही है, जिधर से लाइट का सोर्स होगा और यूनि डायरेक्शन दोगे तो जो बेंडिंग होती है वो उधर की तरफ हो जाए। इसी को कहते हैं क्या, फोटोट्रॉपिज्म। क्या कहते थे, फोटोट्रॉप। इसी से ऑक्सीजन की खोज हुई थी। तो ये सब प्लांट के रिस्पॉन्स है कि उस तरह का होता है। फिर इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई से, जैसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे बायोलॉजिकल कैसे होगा, कभी कभी देखा होगा कैनापी, अब ये बहुत बड़ा प्लांट है ऐसे ऐसे करके, और ये छोटा प्लांट है, तो अगर इसको थोड़ा सा मौका मिलेगा तो इधर से ग्रो कर जाएगा। तो ये एक तरह का क्या है, बायोलॉजिकल के प्रति रिस्पॉन्स दिया ना। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू द आवर सेंस ऑर्गन। हमारे अंदर हम लोग बहुत वेल डेवलप है, ऑर्गन सिस्टम हमारे में है, हम लोग बहुत वेल डेवलप है। जैसे नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारा जो होता है हमें मदद करता है डिफरेंट टाइप सेंस करने। जैसे टच करोगे तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये है, मतलब कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर। हम लोग बहुत ज़्यादा अपने बारे में जानते हैं, हम लोग एकदम कॉन्शियस हैं अबाउट हिमसेल्फ, आवर सेल्व्स। तो यही है, प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट, इस सब के प्रति क्या होता है, इस रिस्पॉन्ड देता है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू मोस्ट कम्प्लेक्स यूकैरियोट, मतलब प्रोकैरियोट सिंपलेस्ट है, और क्या होता है ये मोस्ट कम्प्लेक्स जो होता है यूकैरियोट है। कैन सेंस, मतलब प्रोकैरियोट भी सेंस करते हैं। जैसे फ्लैजिला मूवमेंट हुआ, उसके बाद केमिकल कोई अगर दे दोगे तो वो केमिकल मूवमेंट करेगा, मतलब हट जाए, कीमोट्रॉपी टैक्सिंग मूवमेंट या इस तरह का मूवमेंट करेगा, कीमोटैक्सिंग मूवमेंट। फोटो पीरियाडिक में जो सीजनल वाला था, जो नहीं था कि 12 घंटे डे लेंथ था, 12 घंटे डार्क लाइट, जो फोटो पीरियाडिक में था। वर्नलाइजेशन जो था, फ्लोरिजेन जो था, फ्लावरिंग हाइपोथेटिकल हार्मोन, ये सब क्या सेंस के ही वजह से है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल इंटरिंग देयर बॉडी। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर बी आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। ह्यूमन बीइंग द ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर हिमसेल्फ। केवल यही एक ऐसा है जो अवेयर है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंसी शो कर रहा है इस समय। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के जो हैबिटेट को उसको डिस्ट्रक्ट कर रहा है, इस तरह की चीज़ें कर रहा है। हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम ए डिफाइनिंग फीचर प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये भी क्या हो गया, डीएफ हो गया, है ना। तो डीएफ क्या, ग्रोथ हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा हम बच्चों ने, बच्चों हम लोग क्या पढ़े, ग्रोथ पढ़ लिया, ग्रोथ पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया,
ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, और क्या पढ़ा था हम लोग, मेटाबॉलिज्म पढ़ा, मेटाबॉलिज्म पर फिर की कॉन्शियसनेस पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा। ये हाँ, ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्रोथ पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, और फिर क्या पढ़ा, मेटाबॉलिज्म, फिर इसके बाद मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, फिर सेलुलरिटी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसके बाद क्या किया, कॉन्शियसनेस, ये भी पढ़ लिया। इन तीनों में हम लोगों ने देख लिया क्या है, ये तीनों क्या है, तुम्हारा डिफाइनिंग फीचर्स है, और ये क्या था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था। When it comes to human being, it are more difficult to define the living state. When the patient lie in the coma hospital virtually supported by a machine which replace heart and lungs, ठीक है, जैसे एक व्यक्ति कोमा में है तो उसको उसको डिफाइन करना, हमको उसको बताना है, जो व्यक्ति कोमा में है उसको हमको क्या करना है, बताना है, हार्ट से लंग जो है मशीन्स उसका सेट है। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, उसका मतलब कि सब कुछ फेल्योर है एक तरह का, समझ लो, वो केवल मशीन की वजह से जिंदा है, तो उसको कहते हैं कोमा में चला गया, और उसके पास कॉन्शियसनेस भी नहीं है। आर सच पेशेंट वो नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग आर लिविंग नॉन लिविंग, तो ये मतलब वो नेवर, वो कभी कम बैक भी नहीं होगा, मान लो इस तरह का केस है, तो उसको लिविंग कहेंगे कि नहीं। लेकिन ये बात है कि दो बातें, कौन सा, सेलुलर और दूसरा क्या, मेटाबॉलिज्म, ये दोनों डिफाइनिंग फीचर उसमें है। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म, उसमें सेल तो जिंदा है ना, तो लिविंग तो होगा ही वो, क्यों, क्योंकि वो सेल मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, हाँ हो सकता है स्लो डाउन हो, स्लो रेट, जैसे अगर हम बहुत फास्ट एक्टिविटी करते थे, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, तो दो कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस हैं सेल के अंदर वो बढ़ जाएंगे। अब वो कोमा में बेचारा पड़ा हुआ है, तो उसके जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो वो स्लो डाउन हो जाएंगे, तो ये है। लेकिन वो क्या कहलाएगा, लिविंग कहलाएगा, उसको लिविंग ही कहेंगे, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल नो अबाउट द ऑल लिविंग फिनोमिना इज ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शन। ये कह रहा है कि जो हायर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, तो हायर क्लास में क्यों पढ़ने जाए, अभी पढ़ लेते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि देखो जब कहोगे ये इंट्रैक्शन एक तरह का होता है, जैसे सबसे पहले क्या हो गया, बायोमॉलिक्यूल्स हो गए, बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स में जैसे क्या आ जाएंगे तुम्हारे, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब सारे हो गए बायोमॉलिक्यूल्स होंगे। इन सब का आपस में इंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, मेम्ब्रेन बनेगा, स्ट्रक्चर बनेंगे, क्या बनेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बनेगा, सेल मेम्ब्रेन बना। सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या था हम लोगों ने पढ़ा अभी, क्या सेल में क्या होता है, उसमें लिपिड भी होता है, लिपिड बाइलेयर जो था, प्रोटीन भी होता है, और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट था, ये भी था। सेल मेम्ब्रेन बना, उसके अंदर फिर क्या होगा, सेल के अंदर क्या होगा, डीएनए बना, तो इंट्रैक्शन की वजह से ना न्यूक्लिक एसिड बना, न्यूक्लिक एसिड, ये सब सारी चीज़ें बनती गई, तो ये क्या हुआ, बायोमॉलिक्यूल्स इंट्रैक्शन से अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म बना, फिर ये टिश्यू बना, टिश्यू से फिर ऑर्गन सिस्टम बना, फिर ऑर्गेनिज्म बन गया। अब ये ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो प्लांट ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहा है, ये एक तरह का ट्रैफिकिंग है, मतलब एक तरह का कह लो कि इंट्रैक्शन हो रहा है, और शुरुआत कहाँ हुई, एक छोटे से लेवल से शुरू हुई। तो यही है, पढ़ते हैं इनके, अब बातों को समझें। इन हायर क्लासेस यू विल नो तो ऑल लिविंग फिनोमिना इज ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन की वजह से होता है। प्रॉपर्टी टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल बट अराइज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन एमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल। मतलब ये कह रहा है कि जो सेल होते हैं, सेल मिल के ही क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अब जो सेल की प्रॉपर्टी होती है, ये सब मिल के एक यूनिक प्रॉपर्टी देते हैं टिश्यू के लिए। तो टिश्यू वो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, सब मिल के एक को परफॉर्म करता है। तो कंस्टिट्यूएंट क्या है टिश्यू का, सेल है। सिमिलर प्रॉपर्टी है सेलुलर ऑर्गेनेल्स। अब इस सेल के अंदर चले जाओ, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स है, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब है। नॉट प्रेजेंट द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनेल्स बट एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट। वही है प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबसे बना है। These interaction result in emergent property of higher level of organization. The phenomenon is true for hierarchical organization complexity at the all level. मतलब धीमे धीमे जब जाओगे प्रो से यू के तक, तो ये complexity ये बढ़ती जाएगी। There we can say that living organisms are the self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system capable to respond to external stimuli. ये फाइनल लाइन है। ये अब पूछ रहा है ये जो लाइन सबसे पहले लिख देना चाहिए था जिस बात को, इसको इन्होंने यहाँ लिखा कि बायोलॉजी है क्या एक्चुअली। पहली चैप्टर है ना ये, तो बायोलॉजी क्या है, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एक लाइन में बताओ व्हाट इज द बायोलॉजी, कहोगे स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। दूसरा क्या कह सकते हो, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये दोनों बात याद रखना। स्टोरी है मतलब वास्तव में कहानी है इंटरेक्शन की, एक मालिक्यूल्स का कैसे इंटरेक्शन हो रहा है। रिएक्शंस पढ़ो, फिर उसके बाद सेल ऑर्गेनिज्म पढ़ो, सेल ऑर्गेनिज्म सेल पढ़ो, सेल के बाद टिश्यू पढ़ो, टिश्यू के बाद कम्प्लेक्स पढ़ो, फिर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पढ़ो, स्पीसीज पढ़ो, जीनस पढ़ो। ये इस तरह का कैसे कैसे इवाल्व हुए, किसी से कोई इवाल्व हुआ, किसी से कौन इवाल्व हुआ। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक तरह का क्या है, इंटरेक्शन ही है, मतलब एक तरह का क्या है, स्टोरी ही है। क्या है ये, एक तरह का स्टोरी ही है। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं आर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यही सब है कहानी। आर लिंक टू वन शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेरिंग डिग्री, मतलब सब में डीएनए होता है लेकिन कुछ ना कुछ वेरिंग डिग्री पे होता है। तो ये था तुम्हारा लिविंग का क्या था। अब आते हैं हम लोग डाइवर्सिटी, जिसकी बात कर रहे थे बच्चों, बायोडाइवर्सिटी, जो बायो वेराइटी था। अब देखो एक मैं तुम्हारे सामने एक वो बना रहा हूँ। देखो एक सेक्शन ये है, अब यहाँ पे देखो ये है, ये है, ये है, और ये है, देखो यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ये सब स्पीसीज है। कोई एक पर्टिकुलर क्या है, ये सब स्पीसीज है, ठीक है। ये है स्पीसीज है, ये एक कोई एरिया है। और दूसरा एरिया देखो यहाँ पे है, दूसरा एरिया आपका यहाँ बी है, बी है एरिया। और यहाँ पे देखो ये सब स्पीसीज है, छोटे 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 छोटे, बहुत ज़्यादा स्पीसीज है यहाँ पे। तो अगर पूछा जाए कि ये बताओ कि ए और बी में बायोडाइवर्सिटी किस किस एरिया की सबसे ज़्यादा है, तो बच्चों आप लोग क्या बताओगे, ए वाले की। ए वाला इज मोर बायोडाइवर्सिटी एरिया एज कम्पेयर टू बी। ए हैज़ मोर डाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू बी एरिया। बोलो क्यों, क्योंकि कहोगे इसमें तो 1000 स्पीसीज हैं, मतलब इसमें कितने 1000 स्पीसीज है, इसमें कितने हैं 100 स्पीसीज है। इसमें 100 स्पीसीज है, इसमें 1000 स्पीसीज है, 1000 सेम टाइप की स्पीसीज है। तो बच्चों हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी पढ़ना, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी ऑफ स्पीसीज पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो कितनी वेराइटी ऑफ स्पीसीज है, वेराइटी ऑफ स्पीसीज। तो कितनी स्पीसीज है, 1 2 3 4 4 टाइप का वेराइटी है। और इसमें वेराइटी ऑफ स्पीसीज कितनी है, वेराइटी स्पीसीज एक ही है, 1 है। तो ये ज़्यादा डाइवर्स है ना, डाइवर्स फॉर्म में है। और ये क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज इसमें ज़्यादा है। तो नंबर है मतलब नंबर और टाइप में अंतर है। टाइप मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज है, इसलिए इसकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है। किसी भी जगह पे अगर जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। वो जगह वो उतनी ही ज़्यादा वो नेचुरली स्टेबल होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक होगी वहाँ पे उसका इकोसिस्टम जो होगा बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसका ये मतलब है कि हर स्पीसीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो अगर हम ये सोचे केवल हम ही इस संसार के सब कुछ हैं, तो ऐसा नहीं है। सभी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल इकोसिस्टम होगा, उतना ही ज़्यादा नेचर सही चलेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। अब कहने का ये मतलब है कि कैसे, तो अगर ध्यान से देखो कि जो इसीलिए जो बायोडाइवर्सिटी की अगर हम एक बात करें, तो बायोडाइवर्सिटी के टर्म में अगर हम देखें तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए आजकल बहुत से गवर्नमेंट स्कीम्स निकाल रही है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए। तो बायोडाइवर्सिटी बचेगा तो क्या स्टेबिलिटी बचेगी इकोसिस्टम का। जैसे अगर कोई भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली नेचर के जो जो प्रोसेसेज हैं, नेचुरल प्रोसेसेज हैं जो बेसिक होते हैं, वो उसमें क्या होगा, चेंजेज होगा। जैसे अगर मान लो डिफॉरेस्टेशन करें किसी पर्टिकुलर ट्री का, जो है अगर पर्टिकुलर ट्री है उसका बहुत ज़्यादा कटाई कर दिया, उसका अस्तित्व खतरे में हो गया। तो खतरे में हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से क्या होगा, इकोसिस्टम पे असर पड़ेगा और वो स्टेबिलिटी उसकी डैमेज होने लगेगी, ठीक है ना। अब अगर हम पूछे कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है इस संसार में अभी तक, तो कहोगे बायोडाइवर्सिटी की कोई लिमिट नहीं है। बायोडाइवर्सिटी की क्या नहीं है बच्चों, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। तो कहोगे कैसे, जैसे यहाँ इन्होंने दिया है कि द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन द 1.7 टू 1.8 मिलियन। कितना, 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो ये कह रहा है कि इतनी ही बायोडाइवर्सिटी नहीं है हमारे पास। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास इतना है, हम बस जैसे ये पूरा मान लो पृथ्वी है, ये पूरा पृथ्वी है और कुछ मतलब जो एरिया है पृथ्वी का सब कुछ है, मतलब वाटर है इसमें सब कुछ है। हम जितने स्पीसीज को देख पाए अभी तक, मान लो इतना एरिया जो है, इतना एरिया यहाँ पे बचा है, इतना यहाँ, इतना है। और हम लोग क्या किए हैं, डिस्कवर किए, तो इस एरिया का जितने स्पीसीज थे सबको ढूंढ लिए, इस एरिया के जितने स्पीसीज थे सबको ढूंढ लिए। लेकिन ये A B C
इस सी एरिया की स्पीसीज को अभी खोजा ही नहीं गया है, अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं। ABC एरिया के जो स्पीसीज हैं, ABC वाले, वो इंतज़ार कर रहे हैं कोई आए, हमें नाम दे कोई, और हमें भी किताबों में पढ़ा जाए। इसका ये मतलब हुआ कि बायोडाइवर्सिटी हमारी 1.7 टू 1.8 मिलियन के रेंज में वो स्पीसीज हैं जो लगभग क्या है, डिस्क्राइब हुए हैं। क्या डिस्क्राइब हुए हैं, जो ऐसे हैं जो कि अभी भी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आओ कोई मुझे डिस्क्राइब करे। जैसे अमेजन का जंगल है, अमेजन है वो फॉरेस्ट, वो इतना डीप है, कहने की बात नहीं, उसमें इतनी बायोडाइवर्सिटी है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो, खोज सकते हो बायोडाइवर्सिटी को, उतना ही ज़्यादा ये आपको रिचनेस मिलती जाएगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। इफ़ यू लुक यू सी द लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बी पॉटेड प्लांट्स, बर्ड्स, ये सब डाइवर्सिटी है। दे आर सेवरल ऑर्गेनिज्म नेक्ड आई, दे आर अराउंड इफ यू एरिया दैट यू मेक द ऑब्जर्वेशन, द रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ यू सी द इंक्रीज। जितना जितना एरिया बढ़ाओगे, जैसे इस एरिया में हो सकता है कम बायोडाइवर्सिटी, ज़्यादा बढ़ाओगे तो ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, पॉसिबिलिटी ये होती है। dense forest, if you visit a dense forest you would probably see much greater diversity, number and kinds of living animals। नंबर तो ठीक है लेकिन काइंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काइंड्स मतलब वेराइटी। इन ईच डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट एनिमल यू सी रिप्रेजेंट स्पीसीज, जो जितने भी होंगे दिखेंगे वो सब क्या होंगे, एक स्पीसीज होंगे। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन टू डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, दिस रिफर्स एज बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो we should remember that we explore new area, even old ones, new organisms are continuously being identified। हम एक्सप्लोर करते जा रहे हैं और नए नए ऑर्गेनिजम्स क्या हो रहे हैं उसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो ये है ब्यूटी है बायोडाइवर्सिटी की। जैसे अगर मान लो कोई ऐसा, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, क्यों फ़ायदे क्या है। मान लो जैसे ये कोई एरिया है, यहाँ पे ये कोई एक्स पौधा है, एक्स प्लांट है। अब इस एक्स प्लांट को अभी खोजा नहीं गया है, ना ही किसी लिटरेचर में इसके बारे में रिपोर्ट है कि ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया। और ये पौधा जो है मान लो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्या यूजफुल है डायबिटीज़ के लिए। तो अगर ये डाइवर्सिटी एक फॉर्म है ना, एक स्पीसीज है ये, तो इसको हम अगर मिल गया और इसका हम टेस्ट डायबिटीज़ पे किए तो क्या हुआ, तो हमको पता चल गया और हमको बहुत यूनिक चीज़ मिल गई। दूसरी बात है कि अगर मान लो जैसे आज कोई प्लांट जो होता है डायबिटीज़ पे यूज किया जा रहा है, कोई मान लो प्लांट है जो डायबिटीज़ के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन अभी इसका यूज जो है एड्स, HIV या और किसी डिजीज़ पे नहीं किया गया है, तो पॉसिबिलिटी तो अभी भी है ना कि अगर जैसे हम देख रहे हैं इसका रोल इस पे बहुत ज़्यादा है, तो हमको क्या करना है, हमको रिसर्च कर करके हमको ये बताना होगा कि इस प्लांट की डायबिटीज़ पे ये इफेक्टिव रोल है, HIV पे ये इफेक्टिव रोल है, कैंसर पे ये इफेक्टिव रोल है। तो इसका सब जब हम ट्रायल करेंगे तो अभी ऐसे रिसर्च चलते रहते हैं कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाल के हम डिफरेंट एक्सपेक्ट पे चेक करते हैं। उसी में कोई अगर सूटेबल मिल गया तो उसको क्या करते हैं, मार्केटिंग लेवल पे कर देते हैं और एक लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं उसको। एज स्टार्टेड अर्लियर देयर आर मिलियन ऑफ द प्लांट्स एनिमल इन द वर्ल्ड। हम जानते हैं कि बहुत से मिलियंस होते हैं। वी नो द प्लांट एनिमल इन आवर ओन एरिया लोकल नेम्स। अब ये कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी तो हो गई, बहुत से बायोडाइवर्सिटी हो गई। अब हम जानते हैं कि बहुत सा है, जैसे अभी इस एरिया है, अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे ये एक एरिया है, यहाँ पे एक एरिया है, ये मान लो USA है, ये क्या है, इंडिया है। अब इंडिया है, यहाँ पे एक पौधा हम लोगों ने खोजा, एक प्लांट हम लोग को मिला, हम लोग कहें कि इस प्लांट का नाम जो है X है। और दूसरा यहाँ प्लांट इसने भी, यहाँ पे अमेरिका के किसी ने खोजा, उसने भी जो इसने इसका प्लांट का नाम रखा Y। X जो था मान लो ये था तुम्हारा पाइजम सटाइवम भी था, मान लो पाइजम सटाइवम था, ये भी क्या खोजा, पाइजम सटाइवम। अब क्या हुआ, USA वाले ने कहा कि ये जो है, USA वाले ने कहा कि हमने एक नया पौधा खोजा जिसका नाम उसने अपने मन से रखा Y, और इंडिया वाले ने रखा कि उसका जो नाम रखा, जो प्लांट खोजा पाइजम सटाइवम, उसका नाम क्या रखा, X। बात ये आई कि जो साइंस होता है ना, साइंस की बात होती है, तो इसके लिए क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे सारे रिसर्च जो होते हैं, जो भी आप कुछ खोजते हैं तो वो उसको क्या करते हैं, पब्लिश कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है बच्चों, पब्लिश कराना पड़ता है। अगर पब्लिश नहीं कराओगे तो हो सकता है वो दूसरा कोई पेटेंट करा ले, जो बायोप्रेसी में, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़े थे, तो उसको क्या करना, पब्लिश कराना है। ये जो गया USA वाला पब्लिश कराने गया, पब्लिश करने के लिए बहुत से जर्नल्स होते हैं, क्या होते हैं, जर्नल्स होते हैं। जर्नल्स में आपको क्या करना, अपनी फाइंडिंग को भेजनी होती है। तो USA वाला जर्नल भेजा, उसने कहा कि देखो इसका नाम Y है और इसके ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या क्या भेजेगा, प्लांट का नाम भेजेगा, साथ में उसके कैरेक्टर भेजेगा। इंडिया वाले ने भी यही भेजा
क्या कि एक्स प्लांट भेजा और दूसरा क्या बनाया, उसका एक्स नाम का प्लांट भेजा, इसका कैरेक्टर भेजा। जब यहाँ पब्लिशर के पास आया तो ये देख रहा है कि दोनों का कैरेक्टर एकदम डिक्टो मैच कर रहे हैं, एकदम 100% मैच कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये कहा कि नहीं, ये तो जो मैं नाम दूंगा ये मनाएगा, ये कह रहे हैं हम जो नाम देंगे वो मनाएगा। दूसरा है कि लोकल नेम, जैसे हम कुछ और नाम कर रहे हैं, ये कुछ क्या कर रहे हैं और नाम कर रहे हैं, ये कुछ और नाम कर रहे हैं, और दूसरा वाले क्या कर रहे हैं, कुछ और नाम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों लोगों ने जैसे ये वाई नाम रख दिया, ये क्या एक्स नाम दिया, और प्लांट क्या था सेम। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन हुई, कोई कुछ और खोज ले रहा है, कुछ और खोज ले रहा है, और दिक्कत बाद में क्या हो रही है, सेम टाइप के प्लांट को 10 बार लोगों ने खोज दिया। यूएसए इसी में चाइना भी लोग मान लो खोज के ला के पब्लिश करने लगा। तो हम बड़ी कन्फ्यूजन हुआ। तो लोगों को ये हुआ, साइंटिफिक कमेटी की मीटिंग हुई, मतलब लोगों का बहुत से कॉन्फ्रेंस वगैरह ये सब होती है, मीटिंग होती रहती है, बड़े बड़े जो दिग्गज होते हैं साइंस के फील्ड में उनको बुलाया जाता है, और कुछ एक मतलब कह सकते हो कि एक डिसीजन ली जाती है, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि इसके लिए ऐसा रूल्स होगा। तो शुरू शुरू में लिनियस जो थे ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, जो कि थे, मतलब उनका बड़ा ही योगदान रहा करता था। उन्होंने ये क्या बताया कि इस प्रॉब्लम की जो हर जगह खोज के दूसरा सेम प्लांट को सब लोग दे दे रहे थे पब्लिश करने के लिए, तो ये हुआ कि ऐसा होगा तो हम क्या काम करते हैं कि एक ही नाम, अब लोकल में इसको कुछ हम लोग क्या मटर कर रहे हैं, यहाँ कुछ और कर दें, यहाँ कुछ और कर दें, तो लोकल वाला भी वेरी कर रहा है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि कुछ हम रूल बना रहे हैं, उस रूल को ही फॉलो करके कोई भी अब पब्लिश करेगा तो उसी रूल को फॉलो करके करेगा। अब ये हुआ कि कौन सा रूल आप बता रहे हैं, तो वो वही रूल को हमको देखना है, उसको कहते हैं नामकरण करना है। क्या करना है, नामकरण। तो नामकरण का रूल दिया उन्होंने, नामिंक्लेचर। क्या दिया बच्चों, नामिंक्लेचर। नामकरण का रूल क्या दिया, तो नामकरण के रूल में उन्होंने ये कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी स्पीसीज चाहे कहीं किसी भी देश में खोजा जाए, उसका जो नाम होगा सबसे पहले होगा, उसकी कुछ रूल्स होंगे उसके हिसाब से होगा। दूसरा होगा वो जो रूल होगा वो पूरे वर्ल्ड में उसको कहा जाएगा कि साइंटिफिक नेम, उसको पूरे वर्ल्ड में क्या कहा जाएगा, साइंटिफिक नेम। उसी नाम से सबको पहचाना जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक नेम मतलब भले से आप लोकल नेम कुछ भी बुला लें, लेकिन जब भी कभी कम्युनिकेशन करेंगे, कभी कभी पब्लिश करेंगे, कभी कभी पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, कभी कुछ भी इस तरह का करेंगे, तो उसका स्टैंडर्ड नाम बोलेंगे जो जिसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम किसके अकॉर्डिंग होंगे, तो कैरोलस लिनियस ने जो रूल दिया था, जो वो दिग्गज साइंटिस्ट थे उस समय के, उन्होंने जो रूल दिया था उनको रूल को फॉलो करेंगे। अब हम लोग को बच्चों को देख लेना कि वो रूल क्या थे। आओ देखें हम लोग क्या था वो रूल। तो ये प्रॉब्लम क्या हो रही थी, वही था, एक ही पौधे का बार बार कई नाम हो जाता था और लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। देख लेते हैं हम लोग क्या था वो उनका नाम। एज एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियन ऑफ द प्लांट द वर्ल्ड, वी नो द प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया, देयर लोकल नेम्स। हम जानते हैं कि लोकल नेम से भी जाने जाते हैं। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं विद इन द इंडिया, जो होगा जाओगे उड़ीसा में तो कुछ उसका दूसरा नाम होगा, और कहीं जाओगे उत्तराखंड जाओगे तो कुछ दूसरा नाम होगा। इवन विद इन द कंट्री, विद इन, देखो यहाँ लिखा भी है, विद इन द कंट्री भी उसका नाम चेंज होता रहता है। प्रॉब्ली यू वुड रिकोगनाइज द कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए लोगों ने क्या क्या मीटिंग किया कि अब जैसे कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप मटर के बारे में बात कर रहे हैं, वही उड़ीसा में जाके आप मटर के बारे में कर रहे हो, वो समझ ही नहीं पा रहा। दूसरा वो कह रहा है कि वो किसी दूसरे पौधे का दूसरे चीज़ का नाम बता के कह रहा है कि इसकी ये प्रॉपर्टी है। जब दोनों को मैच करा तब पता चला अरे आप भी मटर के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग दोस्त हो गए। समझ गए। तो ये हुआ कि ऐसा नहीं होगा। अब आप भले से अपने लोकल नेम पे जानिए, लेकिन उसका एक साइंटिफिक नेम होगा। जब कंफ्यूजन होगी तो सबसे पहले आप बताएंगे, आप उसका साइंटिफिक नेम बताइए अपने जो जिसकी बात कर रहे हैं, और हम अपने जो हमारा होगा, वो जो हमारे पास होगा उसका हमको भी साइंटिफिक नेम पता होगा। जैसे बच्चों देखो, हेंस देयर इज नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन नेमिंग। नाम करने का क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा। वो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। तो स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत थी, क्यों, क्योंकि एक स्टैंडर्ड नाम होना चाहिए जिसको क्या कहेंगे, साइंटिफिक नेमिंक्लेचर। तो क्या कहेंगे, साइंटिफिक नेमिंक्लेचर। पर्टिकुलर नोन, जिसको क्या कहते हैं हम, नामिंक्लेचर, नामकरण। अब इसलिए नामिंक्लेचर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो दैट द, जब उसको डिस्क्राइब करेंगे तभी ना नाम देंगे। इसका मतलब जब पहचानेंगे कब, जब उसको सही से डिस्क्राइब करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन करना एक तरह का क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन करना हो गया, और नामिंक्लेचर क्या होगा, उसका नाम रखना। तो पहले उसको देखो, डिस्क्राइब करो, फिर क्या करो, उसका नाम रख दो। In order to facilitate the study, number of scientists have been established procedure assign the scientific name of each known organism.
तो बहुत लोगों ने पहले, जैसे लीनियस से पहले भी बहुत लोगों ने क्या किया कि कोशिश किया कि नाम दे, तो उसको कहते थे पॉलिनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। क्या करते थे? पॉलिनॉमिनल, मतलब ये क्या काम करते थे, जैसे कि पाइजम सटाइबम था ना, दो नाम का था, ये कई नाम का देते, उसका कैरेक्टर वगैरह सब कुछ उसमें लिख देते थे। तो ये भी बड़ा कन्वीनियंट नहीं था। ये यहाँ तक तो सही था कि किसी भी देश में जाओ, किसी भी स्टेट में जाओगे तो तुम्हें यही पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर से ही फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये इसकी कमी ये थी कि इतना लंबा नाम किसी का थोड़ी ना होता है, आप पूरा घर द्वार का नाम इसमें लिख दिए। तो ये हुआ कि नहीं, केवल 2 अक्षर का नाम होना चाहिए। तो ऐसे जैसे कि दीपक कुमार हो गया, रंजीत कुमार हो गया, इस तरह का नाम होना चाहिए। तो ये हो गया। कुमार भी नहीं, मिडिल नेम भी नहीं, वो सर नेम जो होता है, जैसे हो गया रंजीत सिंह, है ना। तो जीनस हो गया, एक क्या हो गया, सिंह क्या हो गया, एक स्पेसिफिक हो गया, इस तरह का होगा। तो पहले पॉलिनोमियल को भी क्या हो गया, बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। फिर ट्राइनोमियल आया, 3 नाम का था, वो भी थोड़ा सा दिक्कत हुई। तो बेस्ट एक्सेप्टेड है वो क्या है, बाइनोमियल, 2 नाम का, 2 लेटर का होना चाहिए। This is accepted biology all over the world. Plants and scientific name based on agreed principal criteria which are provided by international ICN. ICN जो ICBN जो है, ICBN जो आज इसका नाम जानते हो, ICN है। आज इसका नाम क्या है, अपडेटेड में ये इसका नाम क्या हो गया, ICN हो गया। तो ICN जो हुआ है, पहले इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICJDN जूलॉजी के लिए क्या था, ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जब भी कभी तुम्हें इसका फुल फॉर्म पूछे बच्चों, तो जो एनसीईआरटी में लिखा है ये बताओगे। ICN का मतलब ये अपडेटेड हो गया कि पहले ICBN था, ICBN को अब क्या कह दिया गया, ICN कहेंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट, ये नाम रख दिया गया है। अब इसको अपडेटेड में हम क्या कहेंगे, ICN कहेंगे। लेकिन अगर आपको नीट में आता है तो पूछा गया कि ICBN का पूरा नाम, तो आप यही बताओगे, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और जूलॉजी के लिए क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, ये सब क्या है, नॉमेनक्लेचर का कुछ कोड बताया गया, उसमें कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। द साइंटिफिक नेम इंश्योर द ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, डिस्क्रिप्शन एनी शुड बी इनेबल टू पीपल इफ एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड अराइव एट द सेम नेम। ये कहें कि ऐसा नाम होना चाहिए, छोटा नाम होना चाहिए, और पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम होना चाहिए साइंटिफिक नेम। तो बोले लोकल नेम का क्या होगा, का लोकल नेम में वो यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह एक ही नेम होना चाहिए। दे आल्सो इंश्योर द सच नेम हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। और वो नाम जो होता है, जैसे मान लो हमने पाइजम सटाइवम रख दिया, तो ऐसा नहीं कि किसी और पौधे का नाम पाइजम सटाइवम रख दे, ये केवल पाइजम सटाइवम का ही नाम पाइजम सटाइवम होगा, ये भी इंश्योर करना था। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजिस्ट एक्सेप्टेड प्रिंसिपल प्रोवाइडेड साइंटिफिक नेम नॉन ऑर्गेनिज्म, ईच नेम हैज 2 कंस्टिट्यूएंट, जेनेरिक और स्पेसिफिक, मतलब जीनस एक होगा और एक क्या होगा, स्पीसीज होगा। तो जीनस को कहते हैं जेनेरिक नेम, मतलब ये नाउन था, नाउन, नेम क्या होता है, नाउन होता है, नाउन मतलब नाम होता है। स्पीसीज क्या होता था, एडजेक्टिव होता था। क्या होता था बच्चों, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता था उसकी विशेषता बताती थी। जैसे कि क्या था, सोलेनम नेग्रम, सोलेनम निग्रम। तो निग्रम क्या हो गया, निग्रम ये निग्रो से आ गया, मतलब काली मको। सोलेनम तो जीनस था, जीनस नाम है, और इसकी स्पीसीज क्या था, उसकी एडजेक्टिव को बताता है। इसलिए जेनेरिक नेम कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। तो 2 नाम से होगा, एक में जेनेरिक नेम जो नाउन बताएगा, और दूसरा क्या बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। द सिस्टम प्रोवाइडेड द नेम 2 कंपोनेंट, इसको कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दिस सिस्टम आर गिवन बाय कैरोलस लीनियस ने इसको दिया था। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। प्रैक्टिस बायोलॉजिस्ट, और ये हर जगह यही प्रैक्टिस किया जाता है। द नेम ऑफ सिस्टम यूजिंग 2 वर्ड नेम फाउंड द कन्वेंशन, कन्वीनियंट, 2 ही नेम हुआ, पहले तो 3 4 ऐसे भी थे। जैसे कि मैंगो का देख लो, मैंगो का इन्होंने कहा कि मैंगी फेरा इंडिका होगा, मैंगी फेरा इंडिका। अब ये कह रहे हैं कि अगर हाथ से लिखेंगे तो हम कहेंगे, जब वो कहें कि जो मैंगी फेरा इंडिका अगर हाथ से लिखेंगे, इंडिका हाथ से लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करना होगा। अगर कंप्यूटर से लिखेंगे तो उसको इटैलिक, देखो टेढ़ा टेढ़ा हो गया ना, इटैलिक बना देते हैं, इटैलिक लिखेंगे, उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। बात समझो, जो लिखे हैंड रिटेन लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे तब तो अंडरलाइन करेंगे, और जो कंप्यूटर पर लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, उसको इटैलिक कर देंगे। तो जब कभी देखो यहाँ मैंगी फेरा इंडिका लिखा है, तो ये मत समझना कि जो लिखा है यहाँ पे अंडरलाइन कर दे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये इटैलिक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इटैलिक फॉर्म में लिखा गया है, ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का रूल फॉलो करता है।
दूसरा क्या है, तो इसमें क्या हो गया, ये जीनस जीनस हो गया मैंगी, और इंडिका क्या हो गया, स्पेसीज हो गया। दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द इंडिका पर्टिकुलर स्पेसीज या स्पेसिफिक एपिथेट है। और ये रूल है उसके, चार रूल हैं जिनको फॉलो करना। बायोलॉजिकल नेम है जनरली लैटिन, जो बायोलॉजिकल नेम हमेशा क्या होगा, लैटिन होगा, लेकिन लिखा जाएगा किसमें, इटैलिक में। दे आर लैटिनाइज्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, मतलब वो डिराइव्ड होंगे किससे, लैटिन से ही डिराइव्ड होंगे। दूसरा है द फर्स्ट वर्ड ऑफ नेम रिप्रेजेंट जीनस, सेकेंड इज द स्पेसिफिक कंपोनेंट। तो पहला जो होगा वो क्या होगा, जीनस होगा, दूसरा एडजेक्टिव होगा जो कि स्पेसिफिक एपिथेट होगा। बोथ वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम वर हैंड रिटेन सेपरेटली अंडरलाइन, अलग अलग लिखना है दोनों को, जीनस स्पेसीज को, और पहला लेटर कैपिटल होगा जीनस का, बकिया सारे जो स्पेसीज का भी पहला लेटर वो भी स्मॉल ही होगा। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर वाइल स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। इट कैन बी इलस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल, जैसे मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है ना बच्चों, तो ये था तुम्हारा कैरोलस लिनियस का। इसके बाद अगर एक और एग्जाम्पल दिया जाए, देखा जाए, नेम ऑफ आथर अपीयर ऑफ दैट स्पेसिफिक एपिथेट, अगर ये चाहे तो ये लिख भी सकते थे, जैसे मैंगीफेरा इंडिका के बाद अगर जो आथर है, देखो यहाँ लिखा गया मैंगीफेरा इंडिका लिन। लिन इसलिए स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा गया कि इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब किया था, लिनियस ने। इट इंडिकेट द स्पेसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस। तो अगर ये पूछा जाए लिन क्या है, तो लिनियस ने डिस्क्राइब किया था, वो फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मैंगीफेरा इंडिका लिन। लिन क्या है, जो जिसने फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब किया था। तो ये था बच्चों आज हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने ये हमको क्या पढ़ लेना, क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, और इसके आगे के सारे एक्सपेक्ट पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। होप समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू।